आगे देखते हैं ना। आगे पढ़ेंगे हम भाबर के बारे में, तराई के बारे में, बांगर के बारे में और खादर क्या क्या होता है। ये मैदान के ही पार्ट होते हैं, देखेंगे सब ध्यान से ना। भाबर, भाबर क्या होता है? ये जो हमने हिमालय में शिवालिक श्रेणी पढ़ी है लास्ट में, तो शिवालिक श्रेणी के, कौन सी श्रेणी के? शिवालिक। इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, हो गया। देखेंगे बात नहीं। ये पर्वत श्रृंखला है, मान लो आपकी उत्तर भारत के पर्वत। लास्ट वाली कौन सी है? शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में आपको क्या रखना है? मान लीजिए शिवालिक है, उत्तर ऊपर हो जाएगा, पूर्व इधर हो जाएगा, पश्चिम और ये निचला हिस्सा क्या हो जाएगा? दक्षिण। शिवालिक के दक्षिण में जो नदियां अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, क्या नदियां अपने कंकड़ पत्थर बहाकर लाती हैं, तो जो नदियां बहाकर लाती हैं वहां पर कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं। उस प्रदेश को, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। और भी यहाँ देखेंगे अच्छे से ना, नदियां को देख लेते हैं क्योंकि नदियों में ही बनते हैं ये नदी। ठीक, मान लो गंगा एग्जाम्पल के लिए, क्या है? गंगा। मान लो यहाँ पर क्या है आपकी? शिवालिक। कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक के दक्षिण में जाते हैं अपन। नदियां यहाँ से ऊंचाई से बहते आ रही, पर्वतीय क्षेत्र से ना, तो पर्वतीय क्षेत्र से बहते आएंगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी सब लेके आएंगी। तो जब ये कंकड़ पत्थर लेके आती हैं तो तीव्र गति से ढलान में उतरती हैं, तो वहां पर जो पत्थरों की संरचना होती है, ठीक, वो घिसते हुए नीचे चली आती है और एक जगह पर आकर जब उसको सकरी घाटी आकर यहाँ पर रुक जाती है, वो जमा हो जाती है। तो इन पत्थरों की संरचना जमा होने के कारण जो नदियों का पानी है वो इन्हीं पत्थरों की संरचना के निचले हिस्से से बहने लगता है। ऊपर पत्थर रहेंगे, नीचे नदी पानी बहने लगता है। तो उस संरचना को क्या बोलते हैं हम? भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर। याद रखिए। आगे, अब यही पानी आगे जाकर बहता है और ऐसे क्षेत्र में जाकर निकल जाता है जो दलदली हो। कैसा क्षेत्र हो? दलदली क्षेत्र हो। तो इस दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका भाबर। दलदली क्षेत्र को बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। आया समझ में? आगे तराई के बाद आगे बढ़ते हैं, नदियों का पानी। अब क्या होता है? मान चलो बाढ़ की स्थिति बनी। क्या बनी? बाढ़ की स्थिति बनी। और इसी बाढ़ की स्थिति में नदियों का जो पानी होता है वहां मिट्टी मैदानी क्षेत्र में जाती नदी। कौन से क्षेत्र है? मान लो मैदानी क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र में नदी अपने साथ मिट्टी को बहाकर लाएगी। मैदानों में मिट्टी मिलेगी ना, पर्वतों में आपको कंकड़ पत्थर बालू ये सब मिलेंगी और मैदानों में क्या मिलेगा आपको? मिट्टी। तो वो मिट्टी जो रहती है, नदी जो बहाकर लाती है, उस मिट्टी को बोलते हैं जलोढ़। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अब इस मिट्टी को नदी जब तीव्र गति से बहती है बाढ़ के समय, इस मिट्टी को दोनों ओर फेंक देती है। एक एग्जाम्पल के लिए अपनी ये वैनगंगा है, तो जब वैनगंगा में मान लो भारी बाढ़ आई तो अपने साथ मिट्टी लाई उसने और मिट्टी दोनों किनारों पर फेंक दी, जहां पर बाद में हम कछार वगैरह लगा लेते हैं ना। तो ये जलोढ़ मिट्टी दूर दूर तक फैल जाती है। एक साल मान लो बहुत ज्यादा बाढ़ आई और ये दूर दूर तक जाकर फैल गई। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं अपन? बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। ये ऐसी मिट्टी होती है, इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। ये कम उपजाऊ होती है ना,
बांगर से याद रख लो बंजर होती है। कैसे होती है? बंजर होती है। परंतु ये यहाँ आकर तलहटी में जम गई मान लो, है ना, दोनों। अब बाढ़ तो इसमें हर साल आएगी नदी में। अब ये पानी आकर, अब मान लो ये जलोढ़ मिट्टी कुछ सीमित क्षेत्रों में हमेशा बाढ़ आती है, हर साल वहां पर नई मिट्टी आ जाती है। फिर बाढ़ आई, जो नई पुरानी मिट्टी थी उसके ऊपर दूसरी नई मिट्टी आ गई। जब ऐसी क्रिया निरंतर होते रहती है तो उस क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? खादर। क्या बोलते हैं? खादर। तो चारों समझ में आए होंगे। भावर क्या है, तराई क्या है, फिर इसके बाद बांगर क्या होता है और खादर क्या होता है। यही क्रिया आगे बढ़ा दो नक्शे में आप ना। मान लो यहाँ से नदी है, कंकड़ पत्थर के बीच नीचे से नदी बह रही है, तो कौन सा क्षेत्र बोलेंगे उसको? भावर। आकर नदी ये लुप्त हो गई, अभी ऊपर कंकड़ पत्थर जमा है, नीचे से नदी बह रही। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से नदी बह रही कि नहीं, पर पानी तो जा रहा है ना, जल जा रहा है उसका। परंतु ये आगे जाकर कुछ क्षेत्र में क्या हुआ, एकदम से नदी निकलती है। वहां जब नदी निकलेगी तो वहां कौन सा क्षेत्र बन जाएगा? दलदली क्षेत्र बन जाएगा ना, दलदली भूमि हो जाएगी। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम? तराई। क्या बोलेंगे? तराई। अब यही नदियां आगे बढ़ी और बाढ़ के पानी में मिट्टी बहाकर लाई। कौन सी मिट्टी नदी को बहाकर लाती है? जलोढ़। और उस मिट्टी को दूर तक ले जाकर फेंक दी। अब एग्जाम्पल समझो, है ना, ये बैनगंगा, इस साल बहुत ज्यादा बाढ़ आई, तो ये सिंचाई का विभाग कॉलोनी यहाँ तक मान लो मिट्टी जमा हो गई। ठीक, अब ये जरूरी तो नहीं है कि हर साल यहीं तक आएगी बाढ़, कुछ साल नहीं आएगी। ऐसा कब होता है? 10, 20, 30 सालों में होता है। तो जो मिट्टी बहाकर लाई नदी ने और दूर तक उसको फैला दी, फेंक दी, अब भविष्य में वो मिट्टी, वो बाढ़ वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो जो नई मिट्टी है वो वहां तक नहीं पहुंचेगी, आपकी दूर क्षेत्रों में नहीं पहुंचेगी। परंतु दूसरी जो मिट्टी उसके साथ बहाकर ला रही है नदी, तो वो हमेशा वहां पर आएगी। उसके किनारे क्षेत्रों में देख लो आप, है ना, हमेशा वो जमा होगी। तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? खादर। तो बांगर समझ में आया होगा, खादर भी समझ में आया होगा, है ना। जैसे हम हिस्ट्री में आपने महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा कि नेपाल की तराई क्षेत्रों में एक स्थान था जिसका नाम है कपिलवस्तु। क्या नाम था? कपिलवस्तु। उसी क्षेत्र में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तराई क्यों बोला गया उस क्षेत्र को? क्योंकि वो दलदली क्षेत्र था। तो समझ में आया होगा, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे आप, भावर, तराई, बांगर और खादर क्या होता है। तीनों चीजें समझ में आ गई, चारों चीजें। अब इनको थोड़ा सा मैं फोटो के माध्यम से दिखाता हूँ ना, तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ये जो देख रहे हो कंकड़ पत्थर जमा हो रहा है, अब देखा, उसी के बीचों बीच से नदियां बह रही जाकर, है ना, नीचे से पतली धारा एकदम। जल राशि तो बहुत ज्यादा है, पर कंकड़ पत्थर जमा होने के कारण क्या हो गया, नदी जो है उस कंकड़ पत्थर के नीचे से लुप्त रूप में बहने लगी। और यही जाकर आगे, है ना, मान लो यही नदी जाकर आगे निकल जाए तो ऐसी मिट्टी वाली संरचना मिल जाएगी, दलदली क्षेत्र मिल जाएगा ना। कुछ पानी भी रहेगा, कुछ मिट्टी भी रहेगी वहां पर, परंतु कैसे रहेगी? दलदली। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोला? तराई। क्या बोलते हैं? तराई। और इसके बाद यही नदी आगे जाकर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी दूर तक फैला देती है, और भविष्य में कई दिनों तक, कई सालों तक वो मिट्टी वहां बाढ़ के द्वारा नहीं पहुंच पाती, नई मिट्टी, उसको क्या बोलते हैं अपन? बांगर। और खादर क्या होता है? जहां से लगातार मिट्टी हर साल नदी उसके किनारे क्षेत्रों में जमा करते जाए, उसको क्या बोलते हैं? खादर।
ये जो खादर मिट्टी होती है सबसे उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा उपजाऊ यही खादर होती है। बांगर बंजर टाइप की होती है। ये आपको ये चीजें ध्यान रखना है, चारों चीजें बन जाएंगी। इसके बाद का टॉपिक अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार का, तो कल उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। कहीं पर किसी को डाउट है पूछ सकते हैं एक बार फिर से। यही सब चीज देखने को मिल जाएगा आपको, बांगर खादर इन्हीं नदियों में देखने को मिल जाएगा, उधर जाने की जरूरत नहीं। बैनगंगा में देखना है ना, ये क्या कौन सा देवगढ़ टोला पड़ता है, वो छोटा रिट्टा जाते हैं, वहां छोटे छोटे पत्थर हैं आसपास जमा है, होते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाते हैं और कई बार वहां लुप्त रूप में नदी बहती है अंदर ही अंदर। ठीक, गर्मी में पानी कम हो जाता है तब देखते हैं। हाँ गर्मी में दिखेगा वो, है ना, बाढ़ के समय तो दिखेगा। ठीक, ऐसी गंगा नदी में देखने को मिलेगा आपको। उत्तराखंड वाले इलाके में जाओ, उनसे क्षेत्र में उत्तराखंड जो शिवालिक का दक्षिणी भाग है, उस क्षेत्र में आपको भावर भी मिलेगा देखने को। थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो तराई का क्षेत्र मिलेगा। बिहार उत्तर प्रदेश के तरफ जाओ, कौन सा उत्तर प्रदेश बिहार में, तो आपको बांगर मिलेगा और खादर मिलेगा। ये बेसिक चीजें हैं, समझने वाली, सबको आ गई होंगी, है ना। कल पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पर्वत मैंने पढ़ाया था, याद है पूरे? चलो बताओ एक बार तो फिर। काराकोरम कहाँ पर है भाई? बताओ। ये पीओके में है ना। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? काराकोरम। जास्कर कहाँ पर है? काराकोरम के दक्षिणी भाग में। यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जास्कर। आगे कैलाश कहाँ पर है? इस जास्कर के पूर्वी हिस्से में क्या है आपका? कैलाश। ये पर्वत श्रृंखला होगी। कंचनजंगा, नंदा देवी कहाँ पर है? कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में, यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या है? कंचनजंगा। नंदा देवी यहाँ कहाँ पर है? उत्तराखंड, कहाँ पर है? उत्तराखंड। फिर आगे आरावली कहाँ पर है आपका? ये राजस्थान के हिस्से में, ये क्या है? आरावली। फिर इसके बाद विंध्याचल और सतपुड़ा कहाँ पर है आपका? ये विंध्याचल और यहीं पर क्या है आपका? सतपुड़ा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सह्याद्री कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं ना। राजमहल पूछे, राजमहल की पहाड़ी, ये पश्चिम बंगाल के हिस्से में आएंगी, यहाँ पर राजमहल। फिर आपका अन्नामलाई कहाँ पर? अन्नामलाई केरल। ध्यान रखना, सबसे टॉप में पड़ेगा आपका नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर पढ़ेंगी आपकी, और निचले हिस्से में जाओगे तो इलायची की पहाड़ी। क्या? इलायची की पहाड़ी, ये केरल वाली बेल्ट में आएगी। आपको महेंद्रगिरी वगैरह आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र में आएगा, है ना। तो ये पर्वत पहाड़ियां हैं भारत की, आप ध्यान रखेंगे कहाँ पर है। फिर पर्वत चोटी वगैरह देखा था हमने, है ना। तो पर्वत चोटी पीओके या भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू। केटू है गार्डविन ऑस्टिन। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे फिर दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी सिक्किम में कंचनजंगा, तीसरी सबसे ऊंची नंदा देवी। फिर इसके बाद
पश्चिमी भारत की यहाँ पर अरावली में क्या नाम है? माउंट आबू। क्या नाम है? माउंट आबू। फिर यहाँ पर पूर्वी भारत में पारसनाथ की पहाड़ी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची कौन सी है? अन्नामुदी या अनाईमुदी, केरल है ना। महेंद्रगिरी याद रखना है, उड़ीसा में। ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आती है आपकी सैंडल पीक। कौन सी है? सैंडल पीक। फिर इधर आपको याद रखना है ना, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां याद रखना है। तो ये टॉपिक भी आपको बन गया होगा। कल देखते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और मैंने तटीय क्षेत्र तो दोनों बता दिया हूँ पहले, थोड़ा बहुत इसको पढ़ेंगे, कल देखते हैं फिर, ठीक है।